प्रॉपर्टी पे फोकस करना है बेटा, जिस प्रॉपर्टी को वेक्टर कैरी कर रहा होगा। अगर वो ऑलरेडी उस होस्ट के अंदर प्रेजेंट होगा तो हमारा पर्पस नहीं सॉल्व होगा। क्लियर? तो हमारा प्रॉपर्टी वेक्टर को कैरी करना चाहिए, जो क्लोनिंग वेक्टर हम ले रहे हैं, जो एज ए व्हीकल लेंगे उसको होना चाहिए। फर्स्ट थिंग दैट। और एक सेकेंड, वो जो क्वेश्चन था मेरा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रेगमेंट कैसे सेपरेट होते हैं? चार्ज की वजह से वो सेपरेट नहीं हो रहा है, इसलिए वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चार्ज की वजह से सेपरेट नहीं हो रहा है, चार्ज की वजह से उसको डायरेक्शन मिल रहा है। सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कई लोगों ने सही आंसर दिया है, तो जस्ट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। चार्ज की वजह से वो सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहा है, चार्ज और साइज के रेशियो से वो सेपरेट नहीं हो रहा है। क्लियर? एंड वन थिंग रिमेंबर बेटा, अगर आपके पास जैसे सपोज इस टेस्ट, सुनना जरा इन सारे पॉइंट्स को। जैसे सपोज ये वेल था, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये वेल है, जेल के अंदर ये वेल है, ठीक है। इस वेल में डीएनए का सॉल्यूशन पुट हो गया, ठीक। फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पे, इस तरीके से तो थ्रेड जैसा नहीं कह सकते, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए इसमें है। तो सबसे पहले कौन सा सेपरेट होगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट सुनो। सबसे पहले वो सेपरेट होगा जिसकी साइज ज्यादा होगी, मतलब जिसका लेंथ ज्यादा होगा, वो इस वेल से सबसे पहले बाहर आएगा। उसका रीजन, उसके पास मोर फॉस्फेट ग्रुप होंगे, उसके पास मोर फॉस्फेट ग्रुप है तो उसके पास मोर निगेटिव एंड होगा, निगेटिव निगेटिव को ज्यादा रिपल करेगा, तो सबसे तेजी से बाहर कौन निकलेगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है। द सेपरेशन फर्स्ट, ठीक है, टेक्स प्लेस इन लार्जर पीस ऑफ डीएनए। सबसे तेजी से वो इस वेल से बाहर तो आ जाएगा क्योंकि निगेटिव निगेटिव रिपल कर रहा है, ठीक है। जो जितना लंबा स्ट्रैंड होगा उसके ऊपर उतने नेगेटिव चार्ज होंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपल कर रहा है, तो इस वेल से सबसे तेजी से नेगेटिव स्ट्रैंड जो हायर लेंथ का होगा among the all the fragments, जिसकी लेंथ, जिस फ्रैगमेंट की साइज सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे पहले वेल से बाहर आएगा। बट ड्यू टू द साइज, जो उसकी साइज है, उसके बाद वो बाहर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर की जेल प्रेजेंट है, इसमें वो मूव नहीं कर पाएगा ज्यादा दूर तक, ठीक है, क्योंकि उसको पोर से मूव करना है, पोर से मूव हो रहा है। क्लियर? तो वो मूव नहीं कर पाएगा ज्यादा दूर तक, तो सबसे दूर तक कौन जाएगा, वो स्मॉलर जाएगा। क्वेश्चन समझना, मतलब कॉन्सेप्ट समझना कि क्वेश्चन क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। अगर डिस्टेंस के बेसिस पे आए तो सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस तक स्मॉलर जाएगा। अगर यहाँ पे बात करता है वेल के नियर बाय कि सबसे पहले कौन सा फ्रैगमेंट सेपरेट होगा, तो उसका आंसर होगा लार्जर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आई ये बात? तो इसको अपने लैंग्वेज में नोट डाउन कर लेना। मोर द साइज ऑफ डीएनए, मोर द नेगेटिव चार्ज ऑन दैट फ्रैगमेंट, ठीक है। दैट्स वाई उसका सेपरेशन, वेल से सेपरेट वो सबसे फास्ट होगा, लेकिन पूरे इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे फारदेस्ट मूवमेंट तक स्मॉलर फ्रैगमेंट मूव करेगा। क्लियर है? फटाफट रिप्लाई करो बेटा। ठीक है, तो इसके लिए आपको आंसर कभी भी चार्ज और साइज का रेशियो नहीं आएगा, वो आप अपने कॉन्सेप्ट में ध्यान रखो। आप रेशियो पे चले गए, चार्ज साइज रेशियो, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन उसको ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मिल रहा है। तो क्वेश्चन है सेपरेट, हम यहाँ आइसोलेट कर रहे हैं, तो सेपरेशन के लिए अब किसके ऊपर कितना चार्ज है उसके अकॉर्डिंग वो सेपरेट नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जस्ट वो वहां वेल से बाहर आ रहा है। उसके बाद वो अपने साइज के अकॉर्डिंग उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि इसका नाम ही है इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रिक का मतलब है कि चार्ज की बात हो रही होगी, तो भी वहां पे कंफ्यूजन होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट किसी चीज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसका प्रिंसिपल होता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेपरेशन का प्रिंसिपल है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। क्लियर बेटा? तो उस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लेना तुम लोग, और जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनको अच्छे से समझो और तब आंसर सेंड करो। और एक नोटिस और देना यार, बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं,
11th के भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं, तुम लोग भी मैसेज कर रहे हो, तो जस्ट किसी का कुछ चेक नहीं है तो मुझे वो खुद पिंग कर देगा, मेरे भरोसे नहीं छोड़ देगा कि मैम ने रिप्लाई नहीं किया, मैंने तो भेजा था। इस तरीके की थॉट अपने अंदर नहीं लानी है। मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ और कभी कभी जैसे कशिश के तो बहुत सारे नोट्स पेंडिंग पड़े हैं, मेरा लैपटॉप ही खराब हो गया, मैंने सब मोबाइल से लैपटॉप में ट्रांसफर कर दिया। अब या तो मैं कशिश से दोबारा मांगू या तो मैं लैपटॉप अपना सही होने का वेट करूँ। तो इसलिए वो कुछ उसने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बना के दिए थे, वो सब चीजें अभी पेंडिंग रह गई हैं। तुम लोग आंसर करते हो जस्ट उसको पिंग कर दो कि मैम ये चेक नहीं हुआ है, प्लीज एक बार इसको और देख लीजिएगा, तो वो मैसेज ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मेरे लिए इजी हो जाएगा। चलो ये तो हो गई सब बहुत सारी बातें। अब हम लोग यहाँ पे लैक्जेट जीन में एक क्विक रिवीजन में करा दे रही हूँ। जस्ट प्लाज्मिड वेक्टर है, उसके पास लैक्जेट वाला जीन है, अगर उस पोर्शन में हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट होता है तो वो क्या कर जाएगा, लैक्जेट का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर देगा। क्लियर? जैसे सपोज यहाँ पे आपको लैक्जेट वाले एरिया में इंसर्शन दिख रहा है तो दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और उसके रिजल्टेड हमें व्हाइट कॉलोनी मिलेगी। इसका प्रिंसिपल क्या है, वो एक्स गैल या लैक्टोज जो भी आपको ध्यान में रहे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे, उस मीडियम में जब ग्रो कराएंगे तो जो एंजाइम का कन्वर्जन है उसकी वजह से वो इस मीडियम से रिएक्ट करके कलर को चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर अपेयरेंस ब्लू कॉलोनी क्या हुई, जिस मीडियम के आसपास ग्रो कर रहा है वो बैक्टीरिया का तो आप कोई साइज और कलर नहीं देख पा रहे हो ना बेटा, वो मीडियम जिसमें मीडियम बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उस मीडियम का, जहां जैसे सपोज ध्यान से देखो, ये पेट्री प्लेट है एक, ठीक, इस पेट्री प्लेट की इस साइज में ये कॉलोनी ग्रो करने शुरू की। इस पेट्री प्लेट की इस कॉलोनी इस साइज में इस एरिया में ये कॉलोनी बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कर रही है, तो आपको बैक्टीरिया की कॉलोनी ही दिखेगी। तो ये कॉलोनी किससे टच की हुई है, उस मीडियम से जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट है, तो उस मीडियम से वो क्योंकि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है वहां से रिएक्ट करते जा रही है तो कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब इसी को हमने इनएक्टिव कर दिया तो वो कलर चेंज नहीं होगा, और ये कॉलोनी तो ग्रो कर रही है, बैक्टीरिया क्लस्टर में ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे ग्रो करके एक पूरा इसका ग्रोथ बढ़ता जाएगा, जिस तरीके से आप उसको रखेंगे वो मीडियम को कंज्यूम करता रहेगा और पेट्री प्लेट में उसकी साइज ग्रो बढ़ती जाएगी कॉलोनी की। फिर हम इस कॉलोनी से बैक्टीरिया को पिक कर लेते हैं और देखते हैं उसको दूसरे कल्चर मीडियम में, जैसे सपोज यहाँ पे लैक्जेट में, ये कहाँ चले गया है, ये लैक्जेट में ये ब्लू कॉलोनी दे रहा है, इसका मतलब इसका लैक्जेट जीन एक्टिव है। ठीक, अब हमको कुछ और इसके लिए टेस्ट करना होगा कि इस मीडियम से रिलेटेड कुछ फर्दर प्रोसेस हमें कुछ और करना हो, तो यहाँ से हम कॉलोनी को क्या करेंगे, पिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से कॉलोनी को पिक कर लिया जाता है और उसको दूसरी पेट्री प्लेट पे या दूसरे डिश पे ग्रो करने के लिए मीडियम में इनोकुलेट किया जाता है, फिर उसको रख दिया जाता है कुछ टेम्परेचर पे, कुछ टाइमिंग के लिए, 1 दिन 2 दिन 72 घंटे 48 घंटे अलग अलग बैक्टीरिया का होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर से उसकी कॉलोनी जर्मिनेट करती है। तो आपको पीछे कुछ माइक्रोबायोलॉजी के कॉन्सेप्ट भी चलने चाहिए, मीडियम चाहिए ग्रो करने के लिए। और हम जैसे एक दो बच्चों को कंफ्यूजन आया कि एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो गया, तो वो टेट्रासाइक्लिन से तो डेथ हो गई सारी बैक्टीरिया की, तो एम्पिसिलिन में ग्रो वो कैसे करेगा? ऐसा नहीं है बेटा, हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया एक पेट्री प्लेट की कॉलोनी को लेके, इस पेट्री प्लेट से हमने कॉलोनी लिया, ठीक है, इसको एक एक प्योर बैक्टीरिया, या अब ये प्योर कॉलोनी हमारे पास होगी जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, इसी को हमने इनोकुलेट कर दिया टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में, इसी से कुछ पार्ट लिया उसको टेट्रासाइक्लिन में इनोकुलेट कर दिया और उसका रिजल्ट देख लिया कि सब डेथ हो जा रही है, इसका मतलब हमारा रिकॉम्बिनेंट है। अब इसको हमने एम्पिसिलिन में देख लिया, सिर्फ प्योर एम्पिसिलिन में यहीं से कुछ कॉलोनी ली, उसको देखी तो वो एम्पिसिलिन में सरवाइव कर रहा था, इट मीन्स कि ये हमारा ग्रोथ का रिकॉम्बिनेंट बन चुका है। इसी को हमने एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन मिक्स मीडियम में ग्रो कर दिया तो वो दोनों में सरवाइव कर रहा है। तो ऐसा अगर दोनों में ही सरवाइव कर रहा होगा तो हमें डाउट आएगा कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट पे, टेट्रासाइक्लिन में नहीं हुआ होगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो वो यहीं पे दिख जाएगा। दोनों में अगर सरवाइव कर रहा है तो इट मीन्स कि वो कॉलोनी, वो प्लाज्मिड एज इट इज प्रेजेंट है, वो इंसर्ट नहीं हुआ है, जस्ट रेजिस्टेंस पावर आ गया है।
तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको बैकग्राउंड में रखने पड़ेंगे माइंड में, तब आपके ये प्रोसेस चलेंगी। क्लियर? क्लियर है बच्चे यहाँ तक सब? ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, व्हाइट कॉलोनी मिल रहा है। अगर इंसर्ट नहीं हुआ है, इंसर्ट आउटसाइड लैक्सेट, कहीं आउटसाइड लैक्सेट भी इंसर्शन है, ठीक है। इस रेस्ट्रिक्शन साइड पे, इस क्लोनिंग साइड पे हमने इंसर्ट कर दिया, तो लैक्सेट की प्रॉपर्टी उसमें रहेगी और ब्लू कॉलोनी मिलेगी। कोई इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं होगा, जस्ट नो इंसर्शन है, लेकिन वो लैक्सेट वाला जीन उसके अंदर आ गया है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में जिसके पास पहले नहीं था, तो भी वो ब्लू कॉलोनी देगा। तो हम सेपरेट कर सकते हैं कि व्हाइट कॉलोनी। अब इसमें एक कंडीशन यही थी कि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड जिसके पास ये जीन नहीं प्रेजेंट था, वो कहाँ ग्रो कर रहा था, वो कैसी कॉलोनी देगी, तो वो भी ऑब्वियसली व्हाइट कॉलोनी देगा। लेकिन हम रिकॉम्बिनेंट बना लिए और रिकॉम्बिनेंट को हमको सेलेक्ट करना है, तो मैंने बोला था इस केस में आप एक स्टेप को भूल जाओ। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के जीन में आप देख रहे थे कि ई कोलाई में वेक्टर नहीं है, तब वो क्या कर रहा है, तो वो ना एम्पिसिलिन में ग्रो कर पा रहा है ना टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर पा रही थी उसकी कॉलोनी। दोनों के लिए सेंसिटिविटी शो कर रही थी, बट वहां पे हम ड्रग को देख रहे थे और हम एक रिएक्शन ऐसा देख रहे हैं कि ड्रग के प्रेजेंस में वो किस तरीके का। यहाँ पे हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को ऑन द बेसिस ऑफ कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम जस्ट एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि नॉर्मल होगा तो भी वो व्हाइट कॉलोनी रहेगा, और नॉर्मल तो हमें पता है कि ये नॉर्मल है। अब हमारा इंसर्ट हो गया है अगर रिकॉम्बिनेंट और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को हमें देखना है, और रिकॉम्बिनेंट मतलब ये सिर्फ ट्रांसफर हो गया है तो उसको देखना है। नॉर्मल केस वाले को हमने एक्सेप्ट ऐसे जस्ट उसको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये समझ लो अभी। क्लियर है बेटा? तो ये सारे प्रोसेस हो गए थे हम लोग के सेलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट से। नाउ अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक कि कुछ केसेस में, अब जैसे हमें पता है आज कोरोना की डिजीज इतनी ज्यादा फैली हुई है, तो कोरोना का मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके पास आरएनए है, ठीक। उसका आरएनए हमारे बॉडी में आ रहा है, हमारे सेल के अंदर जा रहा है, वहां पे वो हमारे सेल की मशीनरी के डीएनए को हाईजैक कर रहा है और उसमें चेंजेस कर रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या पल्मोनरी वाटर वगैरह जो जो चीजें हो रही है उस डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, जस्ट हमें कोर मैकेनिज्म क्या दिख रहा है कि एक वायरस हमारे जीन में ट्रांसफर कर जा रहा है। इट मीन्स कि एक वायरस की अगर हम कोई वायरस के अंदर कोई हेल्दी जीन इनोकुलेट कर दें, हेल्दी जीन एंटर कर दें और उसको हम चाहें कि ह्यूमन बॉडी में जाके वो पेनिट्रेट करके उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाए, ये ह्यूमन बॉडी समझ लो या कोई एनिमल पे टेस्ट करें या किसी प्लांट में। हमें पता है कि वायरस इतना बदमाश है कि ये हमारे बॉडी में जाएगा तो ये अपना खुद तो ग्रो करेगा नहीं, इसको ग्रो करने के लिए हमारी जेनेटिक मशीनरी का सहारा लेना पड़ेगा, ये इंसर्ट करेगा ही। तो क्यों न इसकी इसी ये जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हमारे जाके हमको हाईजेक करने वाला है, तो हम इसके साथ में कुछ जैसे समझ लो कि कोई बॉम्ब लेके जा रहा है अटैक करने, ठीक। अब वायरस से अटैक कर रहा है, बॉम्ब लेके जा रहा है, जस्ट हमने उसके बॉम्ब को जैसे कभी कभी फिल्मों में देखे होंगे कि किसी चीज से बदल दिया, ठीक है। दिखने में वो बॉम्ब जैसा है लेकिन जब वो फूटेगा तो वहां पे कलर कलर फैल जाएगा, जस्ट ऐसे ही समझ लो कुछ अच्छी चीज उसके अंदर इंसर्ट करके फिर हमने उसको कहा कि अब तुम जाओ हमारे बॉडी में एक्ट करो। तो वो क्या करेगा, अब जब वो हमारी मशीनरी को हाईजैक करेगा और हमारी मशीनरी में अपना आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके, रेट्रोवायरस का केस बता रही हूँ मैं, डीएनए में कन्वर्ट करके हमारी मशीनरी में इंसर्ट कर देगा, तो उसके जीन के साथ एक तो उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हमने कर दिया जिसकी वजह से वो हमें हार्म कर रहा था। क्लियर? अब ये मत बोलना मैम ये अप्रोच कोरोना में क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे लोग, सब जगह सब चीज अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो हम जस्ट एक कोर कॉन्सेप्ट को यहाँ बता रहे हैं, उसका डीएनए उसका आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हुआ और हमारी मशीनरी के अंदर गया, उसके जो हार्मफुल जीन था उसके बीच में हमने हेल्दी जीन इनोकुलेट कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक। ध्यान से सुनना, अब हेल्दी जीन जब इंसर्ट हो गया है तो उसके हार्मफुल जीन का क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। कोई डाउट यहाँ पे? उसके हार्मफुल जीन का तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया हमने और उसको ट्रांसफर कर दिया एनिमल की बॉडी में, या प्लांट का है तो प्लांट की बॉडी में, और उसके उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को कि वो हमारे अंदर इंसर्ट होके हमें हार्म पहुंचा रहा था उसको हमने यूज करके उसका मल्टीप्लिकेशन और अपने जो हमारे डीएनए में वो इंसर्ट कर दिया, हेल्दी पोर्शन इंसर्ट हो गया और हम उसका प्रोडक्ट को यूज कर रही है, हमारी बॉडी यूज कर रही है।
समझ में आया? तो इस टेक्निक को वायरसेस के साथ कॉस्मिट और फास्मिट इस तरीके के अलग अलग वेक्टर बनते हैं, जिसको आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, आपके PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर तक ही डिटेल है, बट यू शुड नो अबाउट दैट। ठीक है, एक आइडिया होना चाहिए। और ये एक दो पैराग्राफ दिया भी हुआ है। तो जस्ट विद द रेफरेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, अब हमें देखना है कि वेक्टर की क्या क्वांटिटी हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ वायरसेस भी प्लांट पे एक्ट करते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी प्लांट पे एक्ट करते हैं, एनिमल पे एक्ट करते हैं, ठीक है, पैथोजेंस की तरह। ये सारी प्रॉपर्टी हमें पता है। अब उनकी इसी प्रॉपर्टी को हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? बेटा फास्ट रिप्लाई करो, आज भी नहीं खत्म होगा नहीं तो। ठीक है, जस्ट अब देखते हैं। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स। एनसीईआरटी का पॉइंट है बेटा, transferring genes into plants and animals from bacteria and viruses which have known this for ages। हम काफी टाइम से ये चीजें जान रहे हैं कि बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्ट करते हैं प्लांट और एनिमल को। ठीक, how to deliver genes to transform eukaryotic cells and force them to do what the bacteria or viruses want। हम अभी तक जो देख रहे थे, ई कोलाई वगैरह जब तक यूज कर रहे थे, तब तक हम बातें कर रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है, उसकी मशीनरी हमें पता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब कुछ अलग होता है, और यूकैरियोटिक सेल का ट्रांसक्रिप्शन सेंट्रल डॉग्मा इज सेम, बट फिर भी वहां पे चेंजेस होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस में चेंज होते हैं, काफी चीजें के चेंजेस होते हैं। ठीक, तो हमें एक मशीनरी और देखनी पड़ेगी कि यूकैरियोटिक्स के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे सपोज मैंने इंसुलिन का एग्जाम्पल बोला, तो इंसुलिन हम ह्यूमन जीन को वेक्टर में इंसर्ट करके इकोलाई में होस्ट ऑर्गेनिज्म में इकोलाई सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे हमने मशीनरी किसकी यूज की? इकोलाई की। ठीक, डिफरेंस समझना, जो अब हम बता रहे हैं उसमें हम मशीनरी किसकी यूज करेंगे? यूकैरियोटिक सेल की। क्लियर? तो हाउ टू डिलीवर जीन्स टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल एंड फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया और वायरसेस वांट। जो बैक्टीरिया वायरसेस करना चाह रहे थे, उसी में हमने अपनी डिजायर्ड चीजों को इंसर्ट कर दिया और उनको फोर्सफुली इंसर्ट कर दिया, और अब उनसे वो रेप्लिकेशन वगैरह की प्रोसेस, इंसर्शन सब कुछ करा लेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में भी मेंशन है, एक लेक्चर में पहले भी आया था, तब मैंने वहां डिटेल नहीं बताई थी। अ पैथोजन ऑफ सेवरल। अब ट्यूमिफेशियंस, इसके नाम से समझ लो कि ये ट्यूमर इंड्यूस करता है। ट्यूम फेशल, ट्यूमर फैसिलिटेट करता है, या जिस तरीके से भी तुम्हें याद हो, बस समझ लो कि या तो TUM और आई को ले लो, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया, या ऐसे समझ लो कि ट्यूमर फैसिलिटेट करता है, तो ट्यूमर का फॉर्मेशन फैसिलिटेट करेगा ये। क्लियर? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट। अब यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉल कर लेना एक बार डाइकॉट प्लांट की। इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ DNA नोन एज tDNA। ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू अ ट्यूमर। ये टी कहाँ से आ रहा है? ट्यूमिफेसियंस, और ये ट्यूमर इंड्यूस करता है, इसलिए उसको tDNA बोल रहे हैं। टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू अ ट्यूमर एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। ठीक है, जैसे एनिमल्स के अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है और वो रिपीटेडली ग्रो करेगी, कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, उसी तरीके से प्लांट में क्या हुआ, एक ट्यूमर इंड्यूसिंग फैक्टर आया। ठीक है, बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से, उसने इंसर्ट किया उसका जो भी जेनेटिक, बैक्टीरिया का DNA जेनेटिक मटेरियल है, वो इंसर्ट किया, उसने वहां पे ट्यूमर को इंड्यूस कर दिया, उसके पास वो जीन थे जो ट्यूमर फॉर्मेशन का रोल प्ले कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? ठीक, तो हमें ये पता चल गया कि ये ट्यूमर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक तो पैथोजन है, और पैथोजन है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो आगे जाके ट्यूमर का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर? तो नॉर्मल प्लांट सेल को कन्वर्ट कर दे रहा है ट्यूमर सेल में। क्लियर? और ट्यूमर सेल है तो ऑब्वियसली वो पैथोजन वहां ग्रो कर रहा है, तो उस ट्यूमर सेल में उस पैथोजन के सर्वाइवल के लिए जो फिनोटाइपिकली रिक्वायर्ड होगा, वो सारी चीजें, केमिकल बायोकेमिकल्स वहां पे प्रोड्यूस हो रहे होंगे। क्लियर? सिमिलरली रेट्रोवायरस का केस ले लें।
अभी जैसे जो मैंने एग्जांपल बताया पूरा, रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल, और मोस्ट ऑफ द ऐसे रेट्रोवायरस क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक्स होते हैं, ठीक है, ये कैंसर कॉज करते हैं, हार्मफुल होते हैं। क्लियर, ये ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब हमें ये प्रॉपर्टी इनकी पता चल गई, ठीक। अब देखो हम इनको कैसे यूज करते हैं। अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स बाय पैथोजेंस इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट, वायरस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, पता है आपको, ठीक है। आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स, इस लाइन को मार्क कर लेना। By pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogens into useful vector. तो वेक्टर की तरह इनको यूज करने के लिए assertion reason के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उनका क्या है, आर्ट ऑफ डिलीवरिंग ऑफ जीन्स, ठीक, इनटू यूकैरियोटिक होस्ट सेल, ठीक है। या इसको और मॉडिफाइड कर ले तो आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स या इनकॉर्पोरेटिंग जीन्स इनटू यूकैरियोटिक जीनोम। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। हैज जनरेटेड नॉलेज, तो इससे हमें क्या हिंट मिल गया कि ये तो हमारी बॉडी में जाके, एनिमल और प्लांट की बॉडी में जाके ये ट्रांसफॉर्मेशन तो कर ही रहा है, ठीक। अब हम कोई दूसरा वेक्टर यूज करने की जगह इन्हीं को क्यों ना वेक्टर बना दें। जैसे सपोज हम घर से निकल रहे हैं, हमारी वैन नहीं आई, कोई बगल के अंकल या कोई भी पापा के नोन मिल गए जो उसी साइड में जा रहे हैं, वो तो ऑलरेडी उस साइड में जा रहे हैं, हमने उनसे लिफ्ट ले लिया और हम अपने स्कूल पे, उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया, तो हमने वो अंकल को यूज कर लिया, हमें अलग से कोई ऑटो या कोई व्हीकल हमें रिजर्व नहीं करना पड़ा, समझ रहे हो, ठीक है। सेम वे में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है नेचुरली जो हार्मफुल भी है, लेकिन हम जान रहे हैं कि इनके जीन के पास ये एबिलिटी है कि ये हमारे या एनिमल या प्लांट जिसको भी हम ले रहे हैं उसमें जाके वो इंसर्ट हो रहे हैं और कुछ मैकेनिज्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम वे में हम उनको वेक्टर की तरह यूज कर लिए। अब वेक्टर का यूज, वेक्टर की प्रॉपर्टी में चले जाओ, वहां पे क्या क्या होना चाहिए। तो इनका ये जो डिजीज कॉज करने वाला जीन हो गया, ये हमें सेलेक्टेबल मार्कर की तरह रोल प्ले कर देगा, ठीक है। क्लोनिंग साइट्स हो जाएंगी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे और उसमें हमने इंड्यूस कर दिया तो उसका इंजर्शनल इनएक्टिवेशन होगा। जस्ट टेक अ 2 मिनट ब्रेक, मैं जरा कृषु का सबमिशन कर दूं। हो गया बेटा, इसको तुम लोग TI, चलो कुछ नहीं, इसको रीड कर लो बस एक बार। हो गया कृषु, सेंड भी हो गया। प्रिया बताओ जरा क्या हो रहा है। एम आई ऑडिबल बच्चा, ठीक। तो हमने देखा कि यूकैरियोटिक सेल अदर प्लांट और एनिमल, उनको इन्फेक्ट करने वाले कुछ सोर्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, कुछ वायरसेस हैं, उनके मोड ऑफ एक्शन को, जिस तरीके से उनका पैथोजेनिक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम यूज कर लिए, उस मैकेनिज्म को हमने यूज किया और उसमें कुछ चेंजेस करके हम उनको यूटिलाइज करेंगे। इस पे पेज नंबर कहाँ लिखे हो, ठीक, ठीक है, उसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द ह्यूमन पर्पस। द ट्यूमर इंड्यूसिंग, अब टीआई, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड किसको क्या है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जीनस, स्पीसीज, इटैलिक्स में लिखते हैं ये सारी चीजें,
माइंड में रखा करो। हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। इसको जो ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया था उसको हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर लिया क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में, विच इज नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट्स बट इज स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन्स ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स। क्या कर दिया हमने, उसके पास वो पोर्शन जो इन्फेक्ट कॉज कर रहा था, जो जाके इन्फेक्ट कर रहा था, ट्यूमर इंड्यूस कर रहा था, उसको हमने इंजर्शनल इनएक्टिव कर दिया और वहां पे अपना डिजायर्ड डीएनए डाल दिया। अब वायरस का तो काम, बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का तो काम है कि वो जाके इन्फेक्ट करेगा और रेप्लिकेट करेगा, वहां पे नई बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन होगा सेल के अंदर। तो सेम वे में अब उसका ट्यूमर इंड्यूसिंग वाला पोर्शन इनएक्टिव हो चुका है, वहां पे हमारा कोई डिजायर्ड डीएनए है, अब वो रेप्लिकेट कर रहा होगा और एज ए रिजल्टेंट हमें प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर। अब उसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है वो देखो, यहाँ पे जैसे लिखा वैरायटी ऑफ प्लांट्स, तो इस वेक्टर को, एक तो इसका कैरेक्टर क्या था, ये ट्यूमर इंड्यूस कर रहा था, ये हमने डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया था। अब इसके ट्यूमर इंड्यूस को हमने इनएक्टिव कर दिया और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के स्पीसीज में इसको ग्रो करा के और इसको ट्रांसफॉर्म करा के हम अपने डिजायर्ड डीएनए का इंसर्शन करा के हम देख रहे हैं कि हमारा जो भी मोटिव है, जैसे सपोज मैंने एक दिन एक बताया था कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हमें प्लांट के केस है ये, ठीक है, किसी प्लांट की स्पीसीज को, किसी जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसे हमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बनाना है। तो हमने क्या किया, उसकी इस साइड पे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन को ट्रांसफर कर दिया, ग्रो करा दिया, ट्रांसफर पहले तो इंसर्ट कर दिया, फिर उसको प्लांट में उसके सीड में इंसर्ट करा दिया। अब वो वहां पे क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। या ड्यूरिंग पॉलिनेशन, ड्यूरिंग अलग अलग स्टेज पे हो सकता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में हमने कुछ ऐसी मैकेनिज्म यूज की, जबकि मोर मोर जो ज्यादा यूज हो सकता है वो जाइगोटिक डेवलपमेंट के टाइम हो सकता है, ठीक है। मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट सीड के पहले पहले हो जाए, तो सीड में भी फॉर्म, तो सीड जो फॉर्म हो रहा है उसी में वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। अब सीड में कैरेक्टरिस्टिक आ गई तो सीड जब ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली वो कैरेक्टरिस्टिक उसके साथ मल्टीप्लाई कर रही होगी, ठीक है बेटा। तो उस प्लांट की, अब उस सीड से बनने वाले जितने प्लांट हैं, जितनी कॉपीज बनेंगी उसमें ऑलरेडी हर्बिसाइड्स के जीन आ चुके हैं। अब हर्बिसाइड बोला था मैंने या इंसेक्टिसाइड बोला था वो देख लेना तुम लोग, जस्ट आपका एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली रेट्रोवायरस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड एंड डिसआर्म मतलब जैसे डिसअसेंबल करते हैं ना हम, कुछ चीजें कलेक्ट करके रखे और फिर उसको पूरा ओपन कर दिया, उस तरीके से वर्ड है। एंड आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल। So once a gene or DNA fragment has been ligated into a suitable vector, it is transformed into बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल होस्ट, तीनों कैटेगरी हमने देख लिया। अगर हम अभी जैसे बेसिक लेवल पे बात करें तो बैक्टीरिया के लिए होस्ट हमने इकोलाई यूज कर लिया, प्लांट के लिए हमने कोई भी तुम ये डाइकॉट ले लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। और एनिमल के लिए हमने इसमें हमने सोर्स बैक्टीरिया यूज कर लिया, वेक्टर बैक्टीरिया यूज कर लिया, यहाँ पे हमने वेक्टर वायरसेस यूज कर लिया, ठीक है बेटा। जस्ट एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट, बाकी तो ये चीजें हैं ही लेंदी अभी काफी। तो टीआई प्लाज्मिड का आपको स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ वगैरह करना है, जस्ट आप ये एक आइडिया ले लो कि टीआई प्लाज्मिड है, इसके पास भी क्या देखो, जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर तुम लोग को कुछ याद हो, साइटोकाइनिन, ओपिन, ठीक है। यहाँ पे ऑन्कोजेनिक जीन्स को शो कर रहा है, ऑक्सिन, ऑन्कोजेनिक जीन्स मतलब जो ट्यूमर इंड्यूसिंग होंगे, फिर वायरुलेंस रीजन, अब ये सब चीजें छोड़ दो, ओरी ऑफ रेप, अलग अलग रीजन में अलग अलग चीजें हैं। अब हमें इसी पोर्शन में हमने क्या किया, अब हम इंसर्ट कहाँ कर सकते हैं, टी रीजन में ही इंसर्ट कर सकते हैं, जो ऑन्कोजेनिक जीन को कैरी किया हुआ है, जो ट्यूमर फॉर्मेशन में, ट्यूमर इंड्यूस करने में रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये सब तो तुम्हारे सेकेंडरी मेटाबोलाइज वाले पार्ट हैं, तो इन सब से हमें बहुत मतलब नहीं है अभी इस ऑब्जेक्टिव में, क्लियर। तो इस तरीके से मतलब आई थिंक ओवरऑल एक जो वेक्टर का स्ट्रक्चर है वो तुम्हें क्लियर होगा। एक क्वेश्चन आया था एक बार टीआई प्लाज्मिड आरआई प्लाज्मिड से रिलेटेड, तो आप इसको भी एक ये आप गूगल भी करोगे तो भी मिल जाएगा, और यहीं से नोट डाउन कर लेना दोनों में क्या मेन डिफरेंसेस हैं। टीआई प्लाज्मिड जैसे अभी मैंने बताया ट्यूमर इंड्यूसिंग, आरआई प्लाज्मिड क्या होता है, रूट हेयर्स को इंड्यूस करता है, हेयरी रूट को बनाता है, ठीक है।
TI plasmid is a type of plasmid of that allows the bacteria to infect plant producing a tumor and crown gall tumor. आपको ये ध्यान में रखना है. RI plasmid is a type of plasmid that allows bacteria to infect plant cells by producing hairy roots. ठीक है. अब ये रूट हेयर वाला मत ले जाना कि भाई रूट हेयर बना रहा है तो मैम ये तो अच्छी बात हो गई ना. नहीं. ठीक है. हिंड्रेंस के लिए रूट पे बहुत सारे हेयर आ जा रहे हैं, उस तरीके का है ये. प्रोड्यूस्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, प्रोड्यूस्ड बाय एक्टोवेरियम. राइजो से याद रखना, राइजोजीन्स. और जब भी ये आएगा तो ऑप्शन में आपको नेम आएगा ही आएगा, तो आपको रटने बैठना नहीं है. अगर आप सिर्फ हिंट भी रखोगे तो आप वहाँ पे करेक्ट कर जाओगे कि RI के लिए आपको राइजो टिक करना है एंड TI के लिए आपको ट्यूमिफेसियंस करना है. दोनों के साइज में वेरिएशंस हैं. इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ क्राउन गॉल ट्यूमर, इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ हेयरी रूट्स, लेस स्टडीड इन कंपेयर टू RI प्लाज्मिड, वेल स्टडीड. ठीक है. दोनों का एक कंपैरिजन लिख लेना. नाउ जस्ट PBR 322 पे वापस आते हैं. जो मेन आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है वो है PBR 322 को. ये वाले नोट्स इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करोगे, लिखने में कोई भी आलस नहीं करने की जरूरत है. और इसकी साइट को लेके अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारे ट्रिक हैं, बट आप जानते हो मैं ट्रिक पढ़ाती नहीं हूँ. ठीक. तो इस जोन को आपको सबको याद रखना होगा, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है. आपको एम्पिसिलिन में रेजिस्टेंस में PST1 PVU1 दिखाना है, और टेट्रासाइक्लिन में BAM-H1 दिखाना है, SAL1 दिखाना है. रोप में PVU2 होता है. ठीक. और फिर यहाँ पे आपको हिंट 3 EcoR1 और क्लेवन. ठीक. ये सारे आपके रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं. ठीक. अब आप जब भी रेजिस्टेंस करोगे तो आप कभी EcoR1 को तो सेलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि वो रेजिस्टेंस पोर्शन में ही नहीं प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में. हिंट 3 मोस्टली यूज होने वाला है, EcoR1 मोस्टली यूज होने वाला है, लेकिन दोनों ही PBR 322 के केस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट पे नहीं प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई वी गो फॉर द BAM-H1 एंड SAL1 और PVU1 एंड PST1. तो आपको ट्रिक से ये याद करना है. ट्रिक देख लेना, कोई भी यूट्यूब पे मिल जाएगी PBR 322 की ट्रिक. ठीक है. मैंने भी एक मेरे ही स्टूडेंट ने एक्चुअली भेजा था, पता नहीं क्या था. प्रशांत, पवन, कौन से टर्मिनल पे गए. ठीक है. बाहर निकले मिले वो सलमान खान से, फिर पवन ने पता नहीं क्या 2 बार सलमान खान को टैप किया. एक बार मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा था कहीं से देख के. तो वट एवर ट्रिक से आपको याद हो तो ट्रिक से याद कर लो. सिंपल. ओरी, रोप, टेट और एम्प याद रहेगा. रेजिस्टेंस साइट, तो इनके अंदर क्या साइट है वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी. BAM-H1, SAL1. ठीक. बाहर क्या है? EcoR1, क्लेवन एंड हिंट थर्ड. EcoR1 और हिंट थर्ड मोस्टली यूज्ड होने वाले रेस्ट्रिक्शन साइड हैं, बट ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन आउटसाइड द रेजिस्टेंस पोर्शन वी कांट प्रिफर दिट इन केस ऑफ PBR 322. तो हमें अगर रेजिस्टेंस साइड पे कट करना होगा तो हम BAM-H1, SAL1, PVU1, PST1 पे फोकस करेंगे. ठीक. PVU1 इधर है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइड में, PVU2 इधर है रोप साइड पे. रोप की कैरेक्टरिस्टिक ध्यान होनी चाहिए आपको, और आपको इस फिगर को अच्छे से समझ लेना अच्छे से. अब यहाँ से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप हर चीज के लिए प्रिपेयर रहेंगे. इसके एडिशनल मैंने बोला है कि वो चार्ट से आप इनकी कटिंग साइट, रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, कितने के हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं, कहाँ कट करते, कैसा एंड देते हैं, स्टिकी एंड देते हैं या ब्लंट एंड देते हैं, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको चार्ट में दी हुई है, वहां से आप इसको रिकॉल कर लोगे. यहाँ तक क्लियर है बेटा सब कुछ? नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. टाइम ओवर होने वाला है, उसके बाद रीज्वाइन करो. तो कॉम्पिटेंट होस्ट अब रहेगा कि हमने पूरा वेक्टर वगैरह बना लिया, इसको होस्ट में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो कॉम्पिटेंट उस होस्ट की कंपेटेबिलिटी को देखना होगा. क्लियर? तो जस्ट रीज्वाइन करना 2 मिनट का ब्रेक लेके. कोई डाउट है क्या? सबको क्लियर है? ठीक. रीज्वाइन करना, 2 मिनट का ब्रेक लेके फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर.